जय हिंद ऑल ऑफ यू, दिस इज योगेंद्र। और आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th की हमारी जो हिंदी व्याकरण है उसमें क्या क्या आने वाला है, कितने मार्क्स का आने वाला है। और उसको देखने के बाद हम रस जो हमारा एक टॉपिक है उस व्याकरण का, उसको फुली ड्रिल करेंगे। और आज के बाद रस में आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ये मेरा दावा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्याकरण में आने वाला क्या है। तो टोटल व्याकरण जो हमारी रहने वाली है वो 21 मार्क्स की रहने वाली है। काव्य बोध और भाषा बोध दो भागों में ये आने वाली है। काव्य बोध में जो टॉपिक आने वाला है, काव्य बोध हमारा 9 मार्क्स का रहने वाला है। काव्य बोध के जो टॉपिक्स है हमारे रस, छंद, अलंकार, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य, यानी कि जो कविताएं हमारी जो 12th की हिंदी में है उसमें किस प्रकार की ग्रामर प्रयोग होती है वो काव्य बोध में आती है। और ये 9 मार्क्स की रहने वाली शब्द शक्ति, बिंब विधान, शब्द गुण, फिर शब्द शक्ति के प्रकार जो है वह भी हम इसमें देखेंगे। अभिधा, लक्षणा, शब्द शक्ति जो है हमारी। भाषा बोध जो है हमारी 12 मार्क्स की आने वाली है। इसमें आएंगे हमारा क्षेत्रीय शब्द, तकनीकी शब्द व निपात शब्द। राष्ट्रभाषा, राजभाषा में क्या अंतर है, वाक्य में वाक्य का शुद्धिकरण, वाक्य का ट्रांसफॉर्मेशन, मुहावरे, लोकोक्ति, भाव पल्लवन, यानी कि 2-3 लाइन आई उसको विस्तारित करके अपने को बहुत सारा लिखना है। सार संक्षेपण यानी कि एक बड़ा पैसेज हमारे पास आएगा और उसको हमें सार रूप में लिखना है, सारांश उसका लिखना है, जिसको हम इंग्लिश में समरी कहते हैं, वैसे हमको इसमें लिखना है। विज्ञापन, संवाद और अनुच्छेद, ये सारे टॉपिक्स हमारे आने वाले हैं। भाषा बोध में जो 12 मार्क्स के रहने वाले हैं ये थोड़े से अपने को विज्ञापन बहुत आसान पढ़ने वाला है, संवाद भी आसान है, अनुच्छेद भी आसान है। इन 2-3 चीज़ों को अपने को पढ़ना पड़ेगा विशेष। तो सबसे पहले रस की बात कर लेते हैं। चूँकि हम तो साहित्य पढ़ रहे हैं इसलिए साहित्य में रस क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। परंतु यदि दैनिक जीवन में बात करें तो दैनिक जीवन में भी प्रतिदिन हम रस की अनुभूति करते हैं। यानी हमारे हृदय में जो भी हम अनुभव करते हैं वह सब रस है। एक शिक्षक को अपने बच्चों को पढ़ाने में जो संतुष्टि मिलती है वह एक रस है। एक किसान को खेती करने में जो रस मिलता है, खेती करता है उसके बाद उसकी फसल आती है, अच्छी आती है तो अलग प्रकार का भाव अपने हृदय में महसूस करता है, वो भी रस है। यदि उसको फसल में नुकसान हो गया तो उसमें जिस प्रकार का भाव वो महसूस करता है वह भी रस है। कोई नशेड़ी है तो उसको नशा करने में जो संतुष्टि होती है उसको वहाँ पर रस की प्राप्ति होती है। तो ये रस तो दैनिक जीवन में हमारे बिखरा पड़ा है, परंतु चूंकि हम साहित्य को पढ़ रहे हैं इसलिए साहित्यिक रूप से हमको उसको पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश में भी पोएम के लिए कहा गया है कि व्हेन वी रीड अ पोएम वी फील ए स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ जॉय, यानी कि स्वतः जो आनंद की अनुभूति हमें पोएम को पढ़ते हुए होती है वह भी रसी है। तो साहित्य में जब भी हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं वह सब क्या है, वह रस है। हृदय में किस प्रकार का भाव कब महसूस होता है, उसका स्थायी भाव क्या है, उस पर आगे डिटेल्ड हम करेंगे। तो सबसे पहले परिभाषा पर चलते हैं कि रस की परिभाषा क्या है। तो रस का शाब्दिक अर्थ यहाँ वही बात कही है, क्या है, आनंद है। तो कविता को पढ़ने अथवा नाटक को देखने, कोई पढ़ रहा है तो उसको सुन करके भी, यहाँ सुनना नहीं लिखा है, कविता को पढ़ने, सुनने या किसी नाटक को देखने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। आचार्यों ने यानी कि बुद्धिजीवियों ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। काव्य की आत्मा ही रस है, यानी कि किसी चीज़ को हमने पढ़ा और हृदय में हमने कुछ महसूस ही नहीं किया तो उस साहित्य का न होना ही ठीक है, उस साहित्य के होने का कोई मतलब ही नहीं है। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में काव्य की व्याख्या करते हुए लिखा है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी वाक्यों में जो रस होता है, वाक्यों से जो आनंद की अनुभूति होती है वही क्या है, वही काव्य है। अब इसके रस के अंग होते हैं 4 और इसके प्रकार होते हैं 10। कहीं कहीं पर आपको 9 भी मिलेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। इसके अंग जो है 4 है, इसके भेद जो है वो होते हैं 10। रस ये भी इंपॉर्टेंट है। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। अब ये रस क्या है, तो साहित्य को पढ़ने पर जिस प्रकार की अनुभूति होती है उस प्रकार का रस होता है। फिर इसके स्थायी भाव, जैसे कि एक कविता है कि मैं वो कलम नहीं जो बिक जाती है दरबारों में, मैं शब्दों की दीपशिखा हूँ अंधियारे चौबारों में, मैं वाणी का मेघदूत हूँ, सच पर मरने वाला हूँ, डाकू को डाकू कहने की
हिम्मत करने वाला हूँ, मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राजमुकुट के आगे तनकर अड़ने की, और उस व्यक्ति का मर जाना अच्छा जो खुददार नहीं, देश जले मैं कुछ ना बोलूँ, मैं ऐसा गद्दार नहीं। हरिओम पंवार की कविता है। अब इस कविता को जब हम सुनते हैं तो इसमें उत्साह का भाव हम महसूस करते हैं, इसमें एकदम से वीरता हमारे अंदर जागृत होती है, तो यहाँ अपने आप वीर रस हो जाएगा। एक गाना बॉलीवुड का आपने सुना होगा, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम बुलाने को। यहाँ पर दुख की अनुभूति होती है, इसलिए वो पी रहा है। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से मुझे तो गुजरना नहीं, यहाँ पर श्रृंगार रस हो गया। तो इस प्रकार से जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं, उससे हृदय में जिस प्रकार का भाव महसूस होता है, उस साहित्य में उसी प्रकार का रस है। ये सीधी सी इसकी बात है। अब इसके हम जब अंग देखेंगे, ये हमने वेद देखे हैं, इसके 4 अंग हैं। एक तो होता है स्थायी भाव, दूसरा होता है विभाव, तीसरा होता है अनुभाव, लास्ट होता है संचरी भाव या व्यभिचारी भाव। तो अब हमने रस के प्रकार देखे हैं, उन 10 ही रस के 10 स्थायी भाव होते हैं, उस स्थायी भाव को हम देख लेते हैं। श्रृंगार रस, रति, स्थायी भाव पक्के याद होना चाहिए। करुण रस का है शोक, रौद्र रस का है क्रोध, अद्भुत रस का है आश्चर्य, शांत रस का है निर्वेद। ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, अद्भुत से आश्चर्य ऐसे ही याद रहेगा। हास्य रस का हास्य होता है, इसमें भी कुछ नहीं याद रखना। वीर रस जहाँ होता है वहाँ उत्साह का भाव आता है। भयानक रस जहाँ होता है वहाँ भय होता है। विभत्स्य रस जुगुप्सा, वात्सल्य रस वात्सल्य, और भक्ति रस जो है, भक्ति रस में होता है हमारे भगवत विषयक रति। यानी कि रति भी 2 प्रकार की होगी हमारी। एक तो जो श्रृंगार रस के कारण जो रति प्रेमिका के प्रति जो जागृत होती है वह रति अलग है, और ईश्वर के प्रति जो प्रेम का भाव जागृत होता है वो रति अलग है। दोनों में अलग अलग भाव व्यक्ति का हो जाता है। नेक्स्ट है इसका जो 4 अंग जो हमने देखे थे, स्थायी भाव हमने अभी देख लिया है। अब हम बात कर लेते हैं विभाव की। विभाव क्या है, थोड़ा सा इसको जागृत होकर के समझना। जिन परिस्थितियों के कारण, जो भी परिस्थितियां हमने देखी, पढ़ी या सुनी, उनसे जो स्थायी भाव जागृत हुआ तथा या फिर तीव्र हुआ, जागृत हुआ या फिर पहले से जागृत था तो वो और अधिक तेज हुआ, उन्हें हम कहते हैं विभाव। इसके 2 प्रकार हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव, अब आलंबन विभाव को समझते हैं। जिन व्यक्तियों या वस्तुओं के कारण कोई स्थायी भाव जागृत होता है, हमारा एक तरफ रस था, दूसरी तरफ स्थायी भाव था। स्थायी भाव आते ही आपको समझ में आना चाहिए कि श्रृंगार रस के रति की बात हो रही है। जिन व्यक्ति या वस्तुओं के कारण कोई स्थायी भाव जागृत होता है तो उसे आलंबन विभाव कहते हैं। आलंबन विभाव क्या हो गया, जब स्थायी भाव हृदय में जागृत हुआ तो जिसके कारण से जागृत हुआ उसे कहा हमने आलंबन विभाव। जैसे नायक और नायिका, ये आगे आपके इस आलंबन विभाव के प्रकार से समझ में आ जाएगा, नायक और नायिका। आलंबन विभाव के फिर 2 भाग हैं, एक तो आश्रय आलंबन और दूसरा है विषय आलंबन। आश्रय आलंबन को समझते हैं सबसे पहले। जिस व्यक्ति के मन में रति नामक यानी कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव, जिस व्यक्ति के मन में रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है उसे आश्रय कहते हैं। एक एग्जाम्पल लाया हूं मैं इसके लिए। विराट के मन में अनुष्का के प्रति रति का भाव जागृत होता है, तो किसके मन में जागृत हुआ, विराट के मन में, तो विराट क्या हो गया, आश्रय। क्योंकि जिस व्यक्ति के मन में रति नामक स्थायी भाव जागृत हो रहा है वो क्या हो गया, हमारा आश्रय। और जिसके कारण से जागृत हुआ है वो हो गया हमारा विषय आलंबन। दोनों क्लियर है। आलंबन विभाव के 2 भाग हैं, आश्रय और विषय। जिसके मन में जागृत होता है वो होता है आश्रय, और जिसके कारण से जागृत होता है वो होता है विषय। अब आलंबन विभाव के बाद हमारा बचता है उद्दीपन विभाव। ये हमारे केमिस्ट्री में जो उत्प्रेरक होता है, जिसकी उपस्थिति में केमिकल रिएक्शन तेज गति से होने लगता है, उसी प्रकार का काम ये उद्दीपन विभाव करता है। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव को जागृत अथवा तीव्र करने वाली चेष्टाओं को ही उद्दीपन विभाव कहते हैं। स्थायी भाव को और अधिक जो तीव्र करती है उन सारी चेष्टाओं को हम कहते हैं उद्दीपन विभाव। तो ये हमारा विभाव जो है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट बचता है हमारा अनुभव। इसके बाद एक और बचेगा संचारी भाव, इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको छोड़ दो। 3 चीज़ें याद रखो, स्थायी भाव, अनुभाव और विभाव। विभाव हमने देख लिया, अनुभाव और देख लेते हैं। लास्ट बच रहा है आलंबन। आलंबन जस्ट इससे पहले आया था, एक बार और देख लो इसको, आलंबन को। आलंबन क्या है,
जिन व्यक्ति या वस्तु के कारण कोई स्थायी भाव जागृत होता है या तीव्र होता है वही आलम्बन विभाव है। तो आलम्बन कोई व्यक्ति या वस्तु की उन चेष्टाओं को, व्यक्ति वस्तु की चेष्टाएं जो आश्रय के मन में, आश्रय कौन था जिसके मन में जागृत हो रहा है, विराट कोहली था, अभी पिछले उदाहरण में हमने देखा, के मन में स्थायी भाव का अनुभव कराती है, उसे अनुभाव कहते हैं। यहाँ भाव कारण और अनुभाव कार्य कहलाता है। अनुभाव के निम्न 4 प्रकार माने जाते हैं। सात्विक अनुभव, प्रकृति को देख करके जैसा हम महसूस करते हैं वो सात्विक अनुभव में आता है। कायिक अनुभव, शरीर पर किसी ने हमको चांटा मार दिया और फिर जैसा महसूस होता है वो शरीर से हम महसूस करते हैं। मानसिक अनुभव, आहार्य अनुभव, इस प्रकार के 4 भाग इसके हैं। आशा करता हूँ रस का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हिंदी व्याकरण के जो शेष टॉपिक है उनको भी हम बहुत अच्छे ढंग से ड्रिल करेंगे। चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।